ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 33। मेरे कानूनी मुंशी। यह ठीक है कि वकालत की गाड़ी खींचने के लिए वकील घोड़े के समान है, किंतु यदि गाड़ी में पहिए न लगे हो तो घोड़े बेचारे भी सटपटाकर ही रह जाएंगे। इसी प्रकार वकालत की गाड़ी भी घिस्से की तरह घसीटती फिरे यदि टीप टाप रूपी पहिए उसके नीचे लगकर उससे सुगमता से चलने फिरने के लिए योग्य न बनावे। कैसा ही योग्य वकील क्यों न हो, कैसी ही उत्तम वक्तृता क्यों न दे सकता हो, उसकी समझ में कैसी ही तीक्ष्ण क्यों न हो, पर यदि उसकी बैठक सजी हुई न हो, यदि उसकी अलमारियों में पुस्तकों का जमघट पर्याप्त न हो, इससे कोई मतलब नहीं कि वे पुस्तकें कानून की है व किस्से कहानियों की। यदि वह शानदार बग्घी पर दनदनाता हुआ जाने के बदले जूतियां चटकाता हुआ कचहरी में पहुंचे, यदि उसका सूट और बूट भड़कीला न हो, तो कोई भी मुवक्किल अर्थात मुकदमे वाला उसके पास न फटकेगा। मेरे पास उस समय इतना धन न था कि मैं ऐसा सामान इकट्ठा कर सकता, किंतु पिताजी पेंशन लेकर आते समय अपना सारा सवारी का सामान साथ लाए थे। मुझे बरेली कार्ट और मुश्कन तेज घोड़ी दे देने पर भी उनके पास एक वैगोनट, 2 घोड़े और मझोली बैलादी बच रहे थे। संवत 1941 की कमाई में से जो कुछ बचता पिताजी के भेंट करता रहा, इसलिए उनकी कृपा से कुर्सी, मेज इत्यादि सामान भी मिल गया था। यद्यपि कानूनी पुस्तकों को अभी खरीदना ही शुरू किया था, फिर भी पढ़ने में अधिक अनुराग होने से मेरे पास साहित्य, इतिहास, विज्ञान आदि की पुस्तकें पहले से ही काफी थी। उनके साथ जब ऋग्वेद और यजुर्वेद के ऋषि दयानंद कृत भाष्य भी मिल गए तो मानो सोने पर सुहागा चढ़ गया। मेरे मुंशी जी बेखटके मेरी अनुपस्थिति में कह सकते थे कि मैं बड़ा वकील हूँ, क्योंकि मेरे पुस्तकालय से बढ़कर 2 या 3 वकीलों का पुस्तकालय था। मैंने वकालत को गाड़ी बतलाया, टीप टाप को पहिए बतलाया, वकील को घोड़ा कल्पना किया, किंतु अभी तक अलंकार पूरा नहीं हुआ। बिना कोचवान के घोड़े कैसे ठीक चल सकते हैं? इस वकालत रूपी गाड़ी को कोचवान भी चाहिए। वकील कैसा ही योग्य हो, चलता पुर्जा भी हो, किंतु काम सरलता से चलाने के लिए उसे अपने मुंशी से शिक्षा लेनी ही पड़ती है। इसलिए वकालत रूपी गाड़ी का कोचवान मुंशी ही होता है। यदि मेरे इस लेख को कोई नया वकील पढ़ेगा तो मेरा अलंकार तत्काल ही उसकी समझ में आ जाएगा। पुराने वकील भी यदि अपनी स्मरण शक्ति को कुछ कष्ट देंगे तो उनके सामने अपनी उम्मीदवारी के समय का चित्र घूम जाएगा। वकील जज के सामने खड़ा है, मुंशी जी कान में कहीं जिरह के सवाल फूंक रहे हैं और कहीं कानूनी उज्र उठाने पर जोर दे रहे हैं। ये माना कि कभी कभी मुंशी जी की बदौलत बेचारे नए वकील को अदालत से झाड़ भी खानी पड़ती है, कभी सामने के अनुभवी वकील से लज्जित भी होना पड़ता है, किंतु बहुत बार कसे हुए शिकंजों से भी तो बस मुंशी जी की हिदायत पर अमल करके निकल जाता है। मुंशी जी वकालत की जान, उसकी अंतरात्मा है। मुंशी जी की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए। कई अवस्थाओं में तो मुंशी जी का ही नाम बिकता है, वकील बेचारे को कोई जानता भी नहीं। जालंधर में हमारे स्वर्गवासी भाई तेलूराम जी एक वकील के मुंशी थे। वकील साहब के मुवक्किल से यदि पूछा जाता कि इसने कौन वकील किया है, तो उत्तर मिलता, तेलू मुंशिदा वकील दिता है। 1-2 नहीं, ऐसे अनेक दृष्टांत मिलेंगे। इतनी लंबी भूमिका के पश्चात अब मैं अपने पाठकों को अपने उस समय के मुंशी साहब से भेंट कराता हूँ। मेरे मुंशी साहब का नाम अमीर खां था। वह पठान थे और खानदानी समझे जाते थे। स्वयं मेरी समझ में भी यह कभी नहीं आया कि संसार में कोई बेखानदानी मनुष्य भी होते हैं। अस्तु, अमीर खां साहेब केवल खानदानी ही न थे, वह भले मानस शरीफ भी समझे जाते थे।
फिर प्रश्न होगा कि उसका मुंशीगिरी से क्या संबंध। किंतु क्या सब मुंशियों के लिए एक ही आदर्श हो सकता है? बात ऐसी नहीं है। वकील के मुंशी का उस्ताद होना आवश्यक है, चाहे वह किसी फन का उस्ताद हो। मुंशी आमिर खां भी उस्ताद थे। शबे बारात पर जो हमारे मोहम्मदी भाई टोटके चलाते हैं, उनके मुंशी साहब उस्ताद थे। रात भर टोटके चलवाते और शागिर्दों से वाह वाह लूटते। इसी टोटकेबाजी में आपके चेहरे पर 2 बार घाव लगे, जिनके चिन्ह उनकी उस्तादी के प्रत्यक्ष प्रमाण थे। मुंशी आमिर खां की योग्यता का एक और प्रमाण लीजिए। जब मैं संवत 1941 के अंत अर्थात सन 1885 के आरंभ में वकालत पढ़ने लाहौर गया तो मेरे कुछ मुकदमे बचे हुए थे। मेरे वकील मुख्तार मित्रों ने कृपा पूर्वक उनकी पैरवी कर दी। मुंशी साहब केवल उन मुकदमों की ही फीस वसूल न करते रहे, प्रत्युत और मुकदमे भी लेते और मेरे वकील भाइयों को यह चकमा देकर उनसे पैरवी कराते कि वे पुराने मुकदमे हैं। मेरे पाठकों की समझ में नहीं आएगा कि मेरी अनुपस्थिति में कैसे नए मुकदमे मिल सकते होंगे, पर जब वे मुंशी जी की अपूर्व बुद्धि की व्याख्या सुनेंगे तो उनका भ्रम दूर हो जाएगा। जब कभी कोई पुराना मुवक्किल आता तो मुंशी जी कहते, यदि तुम और कोई वकील करना चाहो तो कर लो, किंतु तुम्हारा भला इन्हीं को अर्थात मुझे वकील करने में है। तब मुवक्किल पूछता कि जब बाबूजी यहाँ नहीं है तो मेरे मुकदमे की पैरवी कौन करेगा? इस पर मुंशी आमिर खां साहब कहते, अरे भोले, यह सब वकील जहाँ से पढ़ के आए हैं वो बड़ा भारी मदरसा है। वहाँ वही पढ़ाते हैं जो सारे पंजाब के वकीलों का शिरोमणि हो। इस समय वह 1 वर्ष की छुट्टी पर गया है। सरकार को सिवाय हमारे बाबूजी के उसकी जगह के लिए कोई योग्य वकील न मिला। वो वकीलों को पढ़ाने गए हैं। यदि उनके पीछे दूसरे वकील ने मुकदमा हरवा दिया तो भी लौटकर वो अपील तो कर लेंगे। बहुत मुवक्किल तो इस प्रकार काबू में नहीं आए, किंतु कुछ तो चंग पर चढ़ ही गए। मेरे मुंशी साहब तो मेरे लौटने पर इस कहानी से इनकार ही करते रहे, किंतु मेरे 1-2 वकील मित्रों ने इसका समर्थन किया था। आमिर खां बेचारे मर चुके हैं। उनकी प्रशंसा में एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे साथ कभी भी असत्य व्यवहार नहीं किया। यदि कुछ झूठ बोले व मेरी दृष्टि में अनुचित काम किया तो अपनी समझ के अनुसार मेरे भले के लिए ही। शराब से उनको कुछ वास्ता न था। व्यभिचार के वह समीप नहीं फटकते थे और अन्य सब बातों में वह सदाचारी थे। एक मुंशीगिरी के रोग में फंसकर उनसे झूठा व्यवहार कभी कभी हो जाता था। अन्य वकीलों की तरह मेरे पास भी 2 मुंशी रहा करते थे। जिस प्रकार गाड़ी के लिए कोचवान के साथ सईस या नायब कोचवान की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार हेड मुंशी साहब के पास वकील को नायब मुंशी की आवश्यकता रहती है। जोड़ तोड़ मिलाने, गवाहों को सिखाने पढ़ाने और अर्जी, जवाब दावे, मुजीबातें, अपील आदि लिखने के लिए तो हेड मुंशी और लिफाफे संभाल कर ले जाने, मुकदमों की तारीखें लाने, मुवक्किलों को दिलासे से संभाल कर रखने के लिए नायब मुंशी थे। मुंशी आमिर खां के समय और उसके पश्चात भी मेरे पास कई नायब मुंशी आए और कई गए। मुझे उन सब के नाम याद नहीं। अब मेरे विषय में कल्पना कर लीजिए कि मैं सूदों के चौक वाले 2 मंजिले 6 मंजिले मकान में स्थित सूट बूट और बग्घी का स्वामी हूँ। हेड तथा नायब मुंशी बराबर हाजिरी में रहते हैं और मुख्तारी का काम शुरू हो गया है। दूसरी ओर आर्य समाज के काम में भी पूरा भाग लेने लग गया हूँ। मेरे नीचे एक और सनातन धर्म सभा के मंत्री लाला वसंत राम जी रहते हैं और दूसरी ओर उन्हीं मंत्री जी से दुकान किराए पर लेकर कुछ बनिए रहते हैं, जिनके एक छोटे भाई का नाम शालिग्राम है, जो इस समय तक गुरुकुल के भंडारी नाम से प्रसिद्ध है। इतनी अनुभूमि के पश्चात आगे की घटनाओं को समझाना सुगम हो जाएगा। क्रमशः